नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। पिछले दिनों हुई लगातार बारिश और नदियों के पानी से बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। जहां अभी बाढ़ नहीं है, वहां की आसपास की नदियां पानी से लबालब है। बारिश रुकने से पानी जरूर घटा है, लेकिन राहत नाम मात्र है। नगर विकास मंत्री ने सहारा समय से बातचीत में ये चूक माना है, लेकिन जरा सोचिए, सरकार के समय रहते नहीं चेतने से लाखों लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। 50 से ज्यादा जानें जा चुकी है। हालांकि केंद्र मदद के लिए पहल भी कर रहा है, स्थिति सुधरने की उम्मीद भी की जा रही है, लेकिन अभी राहत कार्यों में तेजी लानी होगी। हम आज आपको पटना सहित पूरे बिहार की स्थिति से अवगत कराने वाले हैं। जानेंगे कहां क्या स्थिति है। हम आपको विभिन्न जगहों की तस्वीरें और ग्राउंड रिपोर्ट से ताजा हाल भी बताएंगे। अपने साथ जुड़े मेहमानों से चर्चा करेंगे। पहले कुछ खबरें देख लेते हैं। सहारा समय से बातचीत में नगर विकास मंत्री ने माना कि उनके विभाग से चूक हुई है। सहारा समय संवाददाता रंजन मंगलम ने नगर विकास मंत्री से खास बातचीत की और बाढ़ से राहत के लिए क्या काम हो रहे हैं, इस बारे में उनसे जानना चाहा। जल जमाव के कारण पटना में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लाखों परिवार कहें कि बंधक बने हुए हैं पानी के बीच। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या है कि जब तक पानी का निकासी नहीं होगा, तब तक ये समस्या का निदान नहीं निकल सकता है, लोगों की परेशानी नहीं दूर हो सकती है। नगर विकास मंत्री मेरे साथ हैं। मंत्री जी, लाखों परिवार फंसे हुए हैं पटना में, और जब तक पानी नहीं निकलेगा उनका समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। क्या व्यवस्था अभी किया गया, पहले से क्या था? देखिए, बहुत सही बता रहे हैं कि राजेंद्र नगर और कंकड़बाग की समस्या अभी भी गंभीर बनी हुई है, और इसके लिए 2 बड़े पंप सेट, लगभग 300 हॉर्स पावर का पंप सेट लगाया जा रहा है। तो वो इंस्टॉल हो जाने के बाद हमें उम्मीद है कि पानी कम होगा। पहले से कितने मशीन काम कर रहे थे जल निकासी में, और कितने और बढ़ाए गए? देखिए, 39 हमारा मशीनें 39 जगह पर जो हमारा पंप हाउस काम कर रहा था, लेकिन उसमें कुछ जगह 1-2 जगह ऐसा हुआ कि वो इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो पानी के अंदर आ गया, तो वो परेशानी हुई है 1-2 जगह। एक आध जगह पैनल्स हमारे खराब हुए हैं, तो वो हम लोग ठीक करा करके और उसको फिर वहां पर डीजल इंजन दे करके उस काम को कराना। समस्या उत्पन्न हुई है सर, उसमें सीधा सीधा माना जा रहा है कि आपके विभाग की चूक रही। वो जो अनुमान था उससे ज्यादा पानी आने के कारण हमारा जो व्यवस्था था वो कम पड़ गई है। जब जनता को तकलीफ है तो हम इस बात को कहने में हमको ये नहीं होना चाहिए कि कहीं न कहीं हम और व्यवस्था करते तो ये नौबत नहीं आती। ये नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा जी थे। इन्होंने कहा है कि पूरी व्यवस्था की जा रही है जल निकासी के लिए, लेकिन साथ साथ इन्होंने स्वीकार भी किया है कि कहीं न कहीं चूक हुई है। अगर काम तेजी से नाला निर्माण या फिर अन्य योजनाओं का पूरा करने का होता तो शायद ये समस्या खड़ी नहीं होती। सहयोगी महबूब आलम के साथ समय के लिए पटना से रंजन कुमार मंगलम। बाढ़ से लोग परेशान हैं, और हाल केवल पटना का बुरा नहीं है। लगभग पूरे बिहार में बाढ़ को लेकर स्थिति गंभीर बनी हुई है। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर औरंगाबाद, समस्तीपुर, खगड़िया और मुजफ्फरपुर की तस्वीरें देख रहे हैं। परेशान नौनिहाल से लेके बड़े बुजुर्ग तमाम आबादी परेशान है। किस तरीके से अनचाही बाढ़, अनचाही बारिश ने लोगों की जिंदगी को परेशानी में डाल रखा है, और राहत को लेकर इंतजार है पूरे और मुकम्मल तौर पर अभी बिहार के नागरिकों को। यदि हम बात करें दूसरे शहरों की, माफी चाहूंगा, दरभंगा, सिवान, बेगूसराय, सासाराम की ये तस्वीरें हैं। आप देखिए कि यहां भी तस्वीर कमोबेश एक जैसी है। कहीं कुदरत ने अपना कहर बरपाने में किसी को नहीं बख्शा है। हर तरफ वही परेशानी का आलम, वही जल प्रलय जैसी तस्वीर, और जल कर्फ्यू लग गया हो, क्योंकि तमाम जिंदगी अपनी जगह थम सी गई थी, थम सी गई भी है। दरभंगा, सिवान, खगड़िया और सासाराम,
आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं, पर जो तस्वीर है हर जगह की लगभग ऐसी ही आपको मिलेगी। और लोगों को इंतजार है राहत का, लोगों को इंतजार है फिर से आम जनजीवन को पटरी पर लाने का, और इसके लिए व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है वो अभी देखना बाकी है। देश के कई हिस्सों में आई बाढ़ और लगातार हो रही बारिश की स्थिति को लेकर केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेटरी ने एक अहम बैठक की है। बैठक में राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के अधिकारी और एनडीआरएफ के अधिकारी भी मौजूद थे। इस बैठक में प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता देने की बात कही गई है। मौसम विभाग से भी बातचीत की गई है, आखिर बारिश की क्या स्थिति है। कैबिनेट सेक्रेटरी ने राज्यों के मुख्य सचिव से भी बातचीत की, साथ ही राज्यों के डीजीपी को राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए गए। बिहार में एयरपोर्ट पर 2 हेलीकॉप्टर की तैनाती के निर्देश दिए गए। साथ ही पटना से पानी निकालने के लिए कोयला मंत्रालय का एक बड़ा पंप भेजा जा चुका है। बाढ़ की भयावह स्थिति के बीच कहा जा रहा है कि बिहार के उत्तरी इलाकों में नेपाल से छोड़ा गया पानी पहुंचने वाला है और इससे स्थिति और भी खराब हो सकती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बाढ़ के हालात की जानकारी मांगी थी। बाढ़ में फंसे पट्टा वासियों के लिए हेलीकॉप्टर से सामग्री वितरण की जा रही है। एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर को इस काम में लगाया गया है, लेकिन ज्यादा आबादी और सटे मकान होने के कारण फूड पैकेट्स के वितरण में बहुत दिक्कत हो रही है। बाढ़ पीड़ितों के लिए चलाए जा रहे एयरफोर्स के ऑपरेशन का सहारा समय संवाददाता रंजन मंगलम ने जायजा लिया। जल जमाव के कारण जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है और लाखों लोग जो फंसे हुए हैं उसके राहत के लिए आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर से भी काम शुरू हो गया है। पटना में 2 हेलीकॉप्टर, सेना का हेलीकॉप्टर आया है जिसके माध्यम से एयर ड्रॉपिंग का काम शुरू हो रहा है। जो रसद है, जो खाने पीने का सामान है, वो तमाम चीजों को पहुंचाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 हेलीकॉप्टर काम कर रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि अधिक से अधिक लोगों को राशन पहुंचाया जाए। सर, थोड़ा सा बताएं कि कैसे आप लोग ऑपरेशन चला रहे हैं। जो भी सामान डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है इसमें लोड करके हम लोग भेजते जा रहे हैं। अभी तक 5 चला गया है, 6ठा लोड हो रहा है। कब से कब शुरू होता है ऑपरेशन और कब खत्म होता है? सुबह 8:30 बजे से शुरू हो गया है और अंधेरा तक होगा। कितना हेलीकॉप्टर काम कर रहा है? 2। कुछ दिक्कतें भी हो रही है आप लोगों को? घर बहुत सटा हुआ है तो कैसे गिराते हैं? हाँ, उसमें दिक्कत हो रही है। ज्यादा बड़ा पैकेट और या ये छोटा जगह है जहाँ झोपड़ी पर गिरा नहीं सकते, ऊपर छत पर गिरा रहे हैं। क्या क्या चीज है इसमें पैकेट में? क्या क्या चीज? चूड़ा है, गुड़ है जी, माचिस है, मोमबत्ती है, नमक है, आलू है जी, पानी है। शुक्रिया। तो ये सीबी पांडे थे। आपने देखा कि किस तरीके से जो टीम है, रेस्क्यू टीम तो खैर वहां काम कर रही है, लेकिन इसके अलावा जो बाढ़ में फंसे हुए लोग हैं उनके बीच राशन पहुंचाने का काम चल रहा है और 2 टीमें पटना एयरपोर्ट से काम कर रही हैं। सहयोगी महबूब आलम के साथ समय के लिए पटना से रंजन कुमार मंगलम। पटना के राजीव नगर एजी कॉलोनी में लोग सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलता देख गुस्से में है। लगातार बारिश के चलते पुनपुन नदी भी उफान पर है। नदी के बढ़ रहे जलस्तर के कारण प्रखंड के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पटना गया रेलखंड के रेलवे ब्रिज के पिलर तक नदी के पानी में वो डूब चुके हैं। हमारे सहयोगी संजीव रॉय ने जायजा लिया। हम लगातार आपको जो पटना की बदतर स्थिति है, पानी के हालात है, वो देखिए। ये है रिहायशी इलाका है और चारों तरफ पानी ही पानी। तमाम वो इलाका एजी कॉलोनी, राजीव नगर या पाटलिपुत्रा, इन तमाम इलाकों में लगभग यही स्थिति। और ये है रिहायशी इलाका और रिहायशी इलाके में देखिए अब क्या स्थितियां हो गई है कि लोग जो यहाँ पे जानवर रखे हुए थे वो कहीं न कहीं अब सड़कों पर आकर सुरक्षित स्थान पर शरण ले रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो कहते हैं कि दूध, जिसके लिए कि अभी लगातार सरकार भी दूध बांट रही है और इस ऐसे में कुछ जो ये व्यवसाय करने वाले वो लोग पटना में किस तरह से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। देखिए दूर दूर है। क्या हो गया राय जी, आज आप सड़कों पे आ गए हैं? बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। कितने साल के बाद ये स्थिति देखी आपने? ये तो हम देखबे नहीं किए हैं। 14-15 वर्ष के बाद ही पानी आया है। इसके पहले कहाँ आया था पानी? सरकार से कोई राहत? कोई राहत नहीं। ये अपना आपने लगाया है? ये अपने अपने जैसे तैसे जी रहे हैं हम लोग। लेकिन सरकार तो कह रही है कि सब मदद दे रहे हैं। कोई सरकार मदद नहीं दे रही है। कोई
4 दिनों से लगातार हो रही बारिश राजधानी पटना समेत पूरे बिहार पर कहर बनकर टूटा है। जनजीवन ठहर गया है। उत्तर बिहार और पूर्वी बिहार समेत राज्य के कई क्षेत्रों में हालत बेहद खराब हो गई है। अब तक अलग अलग जगहों पर 50 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी है। इनमें पटना में 7 मौतें हुई हैं। राज्य की कई नदियां उफान पर हैं। कई छोटी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राहत की बात यह है कि गंगा के जलस्तर में थोड़ी कमी आई है, लेकिन पुनपुन और सोन में पानी का स्तर बढ़ गया है। सबसे भयावह स्थिति पटना की है। पटना में सड़कों पर 5 से 6 फुट तक पानी जमा हो गया है। बिजली, पानी, दूध, गैस की आपूर्ति ठप होने से हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। सबसे बुरे हाल में राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, पाटलिपुत्र इलाकों का है। यहां लोग 3 दिनों से घरों में फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम फंसे हुए लोगों को निकालने में जुटी है। दर्जनों परिवारों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है। बारिश के कारण कई परीक्षाएं रद्द कर दी गई। वहीं पटना के स्कूलों में अगले आदेश तक छुट्टी कर दी गई है। भारी बारिश के कारण पूर्व मध्य रेलवे को 13 एक्सप्रेस और 1 दर्जन पैसेंजर ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। वहीं 1 दर्जन ट्रेनों को डायवर्ट भी करना पड़ा है। हम दूसरी और भी तस्वीर से आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल हम चर्चा में शामिल हो जाते हैं। इस वक्त पटना स्टूडियो में कई मेहमान मौजूद हैं। विनोद शर्मा, आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका बहुत स्वागत है। विजय यादव, आप हम के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे 2 राजनीतिक विश्लेषक मुकेश कुमार और संजय कुमार, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजीव रॉय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और हम पहले उनसे अपडेट लेते हैं। संजीव, जो वस्तु स्थिति सामने आ रही है, बारिश तो थम गई है, लेकिन आफत बढ़ती ही दिख रही है। कहीं से बहुत राहत नहीं मिल रही है लोगों को। हालांकि राहत काम शुरू हो गए हैं और हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट्स भी ड्रॉप किए जा रहे हैं, लेकिन परेशानी है कि रुकती नहीं है। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। जो राहत कार्य की बात की जाए तो सबसे ज्यादा युद्ध स्तर पर जो राहत कार्य चलाया जा रहा है, या स्वयंसेवी संगठन द्वारा चलाया जा रहा हो या सरकार के द्वारा, वो इलाके हैं राजेंद्र नगर, लोहानीपुर, कंकड़बाग। लेकिन पटना के लगभग जो निचले इलाके हैं वो कहीं न कहीं तबाही झेल रहे हैं। और पिछले 4 दिन से हम लगातार 10 से 12 घंटे ग्राउंड जीरो पर लगातार ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई जनता को सरकार की राहत मिल रही है। अभी कुछ देर पहले मैं सुन रहा था, जो हमारे नगर विकास मंत्री है सुरेश शर्मा, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। लेकिन जरा उनसे पूछिए कि तमाम जो इलाके हैं, राजीव नगर इलाका कह लीजिए, आसियाना का इलाका कह लीजिए, मजिस्ट्रेट कॉलोनी, गोला रोड, ये अभी भी कम से कम 7 फीट 5 फीट पानी है यहाँ पर। और नाला और रोड, यानी कि जहाँ 30 फीट नाला है वही रोड है, और पानी और रोड एक समान है। तो सवाल ये उठता है कि आप बड़े दावे कर रहे हैं, आपके घर में अभी युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, उनके आवास पर सभी सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं और उनके आवास को स्मार्ट बनाया जा रहा है। यही स्थिति है पटना की जनता की, कि पटना की जनता अब खोज रही है कि कैसे हम स्मार्ट बनेंगे। सिर्फ खाना पूर्ति करने से नहीं होगा। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एक पंप लगा है सर, और ये एरिया पिछले 6 दिन से दंश झेल रहा है। और ये सबसे रिहायशी इलाका है, बसावन पार्क, इसके पूरी, और सिर्फ एक पंप लगाया गया है और इस पे एक पंप से एक दिखावा किया जा रहा है कि ये पानी निकल रहा है। आप समझ सकते हैं कि ये पानी निकलने में और कितना दिन लगेगा और लोग कितने दंश झेल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हकीकत में आना होगा। और कई ऐसी समस्याएं आ रही है, जानवर कई मर गए हैं, 50 से अधिक मौतें हो गई हैं, हर जगह रेलवे ट्रैक पर पानी है। अभी देखिए, जो नीतीश कुमार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, दीघा जो रोड बन रहा था, उसको काटा गया है। पूरी तरह से काट कर जो राजीव नगर, एजी कॉलोनी और तमाम इलाकों के पानी निकाले जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ग्राउंड जीरो पर सरकार को अब सोचना होगा। और जिस तरह से लगातार नगर निगम सिर्फ खाना पूर्ति कर रह जाती थी, तो इस बार 44 साल के बाद ये इतिहास है। और कई युवा इस इतिहास को देखे, क्योंकि 44 साल के बाद पटना में स्थिति पैदा हुई है। और ऐसे में नगर निगम की सीधी सीधी पोल खुली है और नगर निगम भी हाथ खड़े कर दिया। जब केंद्र सरकार से सहायता मिली है, तब जाकर स्थिति सामान्य हुई है। और कम से कम इंद्र भगवान का ये कहिए, शुक्रगुजार कहिए, कि बारिश रुक सी गई है 24 घंटे से, और अब मौसम जो है सामान्य हुआ है। सर, मैं आपका शुरू करूंगा संजीव। दरअसल विनोद शर्मा जी, ये बात तो सही है, नगर विकास मंत्री स्वयं इस बात को मानते हैं कि व्यवस्था में चूक हुई, और यदि काम हम सही तरीके से कर पाते तो ये तस्वीर सामने नहीं होती। तो फिर साहब, सिस्टम जिम्मेदार है, ये तो उन्होंने मान लिया। तो इस सिस्टम को इस तरीके के बनाकर रखा किसने? संजय जी,
ये बहुत बड़ी त्रासदी है बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए, इसमें दो राय नहीं है। हमारे मंत्री ने जो कहा कि ठीक ही कहा कि थोड़ा और करते तो कुछ अच्छा होता, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि एकदम पूरी तरह से पानी को हम खत्म कर देते। जो पटना में 3 दिनों में 445 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो रिकॉर्ड है पटना का, आज तक नहीं हुआ है 3 दिनों में। तो आप समझ सकते हैं कि जहां 100 मिलीमीटर से अधिक नहीं होता था, वो एक दिन में 3 दिन में बारिश हुई है, तो आखिर कितने भी पंप हम लगा लेते, कितने नाले बना लेते, वो संभव नहीं है पानी निकाल पाना। क्योंकि पटना की बनावट, आप पटना में रहे, पटना को जानते हैं, पटना नीचे गंगा नदी ऊपर पड़ता है, गंगा नदी में पानी नहीं जा रहे थे, नाले बंद हो चुके थे, पानी वापस आ रहे थे, जिसके कारण ये बड़ी समस्या हुई है। और चाहकर भी सरकार कितना भी शक्ति लगाती है तो पानी एक वेक नहीं निकाल सकती। ये त्रासदी प्राकृतिक त्रासदी है। और बड़े बड़े शहरों में, देश विदेश में मैंने पहले भी चर्चा किया है कि इस तरह के जब बारिश होते हैं या जी, तो ये तस्वीर है जहां सरकार और व्यवस्था ये मानती है कि उनके कामकाज तो सही हैं, लगा दी है, वायुसेना का हेलीकॉप्टर लगा दिया है और तत्काल राहत पहुंचाए जा रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संजय जायसवाल जी ने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिया और अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि अब सेवा भाव से लग जाए, जहां भी जो दुख में तकलीफ है उनको मदद करने का काम करे, उन्हें बाहर निकालने का काम करे। विद्यार्थी परिषद के हमारे भाई, हमारे राष्ट्रीय पूरी तरह से खड़े हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं पूरे पटना में काम कर रहे हैं। जबकि विपक्ष लोग राजनीति कर रहे हैं, दुखद है, उनको बात चाहिए, चर्चा करने आना चाहिए। विनोद जी, काम चलेगा क्या? विनोद जी, देख रहा है, विनोद जी, सरकार ने अपनी गलती मानी, इसमें दो राय नहीं है। मंत्री ने सही कहा कि और कुछ अच्छा होता, पानी हम पूरा नहीं रोक पाते लेकिन कुछ कमी करते। लेकिन निश्चित रूप से आप देखें कि ड्रीम प्रोजेक्ट सुन लिया सर, मैं आपको रोक रहा हूं, रुकिएगा। तो निश्चित रूप से सरकार दिन रात प्रयास कर रही है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री विनोद जी रुक जाइए ना, हमारे उप मुख्यमंत्री जी लगातार संपर्क में सभी जिलाधिकारियों से हैं, एसपी से है और काम करने का प्रयास कर रहे हैं। सर क्या है ना, एक तो थोड़ा समय सीमा को आप लोग जरा सा सम्मान करें तो हमको लगेगा कि आप लोगों से मैं ज्यादा बातचीत कर पाऊंगा और फिर कुछ ज्यादा सवाल होंगे और कुछ ज्यादा जवाब भी आप दे पाएंगे। हमने ये नहीं कहा है सर विनोद जी कि मुख्यमंत्री प्रयास नहीं कर रहे हैं। अब हमने ये भी नहीं कहा कि केंद्र से राहत सामग्री नहीं पहुंचाई जा रही है। हमने ये भी नहीं कहा कि हेलीकॉप्टर नहीं आया है। हमने ये भी नहीं कहा कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता या दूसरे दल के कार्यकर्ता मानव सेवा इस वक्त कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। सारी बातें सही है सर, हम तो सिर्फ इस तस्वीर को जानना चाहते हैं कि जिम्मेदार कौन। आप कहते हैं कि प्रकृति त्रासदी आती है, हम भी जानते हैं, पटना या दूसरे शहरों में भी हम रहते हैं, बहुत वर्षा होती है, तत्काल आप कंट्रोल नहीं कर सकते चाहे कितना बढ़िया भी आपका सिस्टम हो। लेकिन यदि सिस्टम आपका अच्छा रहता है तो बहुत जल्दी निजात मिल जाती है, क्योंकि आपको फिर बाहर से नहीं मंगाने पड़ेंगे 300 हॉर्स पावर का पंप हाउस, तब आपको यह स्थिति नहीं होती है सर। आप डीवाटरिंग सिस्टम, आप कोयला खदान वाला जो है जहां से पानी निकाला जाता है वो सिस्टम आप नहीं मंगाते। फिर आपके पास अपना सिस्टम सब कुछ यदि इन प्लेस होता तो सर तस्वीर थोड़ी और कुछ और होती सर। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं विनोद जी। नहीं संजय जी, आप सही कर रहे हैं, मैं सहमत हूं आपकी बातों से। लेकिन आप पटना में रहे हैं, पटना का ग्राउंड लेवल नीचे है जानते हैं, और नदी दोनों तरफ पुनपुन और गंगा ऊपर है, चाहकर भी नाले के पानी नहीं जा पाते जब नदी में पानी भर जाते हैं। आप समस्या समझिए, विनोद जी, हम जानते हैं, हो किसी की सरकार हो, सब जानते हैं भी सर, वो पानी को एक वेक नहीं निकाल सकती, उसमें समय लगेगा, कितना बड़ा भी पंप लगा ले। ठीक, विजय यादव जी, दरअसल पटना की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, इसलिए कोई भी सरकार कुछ नहीं कर सकती है इससे ज्यादा, ऐसा विनोद जी का मानना है। और इस तरह की यदि स्थिति होगी तो इस तरह की मतलब आपके मानसिक आपको झेलना ही पड़ेगा इतना, तो आप मान लिया जाए सब। देखिए संजय जी, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 15 साल तक इन लोगों की सरकार रही और आज तक पटना का ड्रेनेज सिस्टम नहीं ठीक कर सके। जो पटना का ड्रेनेज सिस्टम पहले से था वो स्मार्ट सिटी के नाम पर लोग बंद करने का भी काम किया। सर हम विजय जी, विजय जी, जब विजय जी मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूं, विकास क्या कर सकते हैं विजय जी? ये बिल्कुल जनता, विजय जी आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं, पटना तक ही हम सीमित न रहे चर्चा में।
पटना तो एक वो तस्वीर पेश करी है जहां सरकार के पास एक तर्क आ जाता है कि पटना गंगा से नीचे है, तो कितना भी व्यवस्था हो जाए तो तस्वीर इससे बेहतर नहीं हो सकती थी। बाकी शहर नदी से कितना नीचे है साहब, वहां की तस्वीर आपने देखी है? विजय जी। संजय जी, ऐसा है कि ये सरकार 15 साल तक सिर्फ विरोध के सहारे चल रही है, कोर्ट के सहारे चल रही है। इन्होंने कोई विकास अभी तक सिर्फ ये लोग नौटंकी करने का काम किया पूरे बिहार में। जब हर साल बाढ़ आती है, पटना को छोड़िए, पटना के बाहर हर साल बाढ़ आती है, इन लोगों के पास कोई व्यवस्था नहीं होता है। क्यों? जब हर साल एक निश्चित समय पर या 10 दिन आगे या 10 दिन पीछे बाढ़ आते, तो इसके लिए आदमी को जागरूक होना चाहिए, सरकार को जागरूक होना चाहिए, सरकार के ब्यूरोक्रेट के जागरूक होना चाहिए। तो संजय जी, इनके जितने सारे ब्यूरोक्रेट हैं, जितने सारे इंजीनियर हैं, जितने सरकार में लोग पदाधिकारी है, उनका ढेर गायब भी आ जाता है। वो सिर्फ पैसा कमाने पर इसी नाम पर ऐठने लगते हैं और टूटने लगते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो इनके इंजीनियर हैं, उनको सिर्फ कमीशन से मतलब है। ठेकेदार को नाला कैसे बना, पुल कैसे बना, उससे उनको मतलब नहीं है। मैं समझ गया, फिर आऊंगा, बैठी हुई है, देख रही है। ठीक। तो जिस राज्य का मुखिया, आप देखें कि पटना में बाढ़ आने पर 4 दिन तक सुशील मोदी घरे पड़े हुए रहे, इनके मंत्री घरे पड़े हुए रहे, तो जनता आपको रोक रहा हूं, विजय, समय की पाबंदी है, विधायक नहीं उतरे। अरे कम से कम हम लोग तो रोड पर आकर सहायता कर रहे हैं। ठीक, अब आप रुक जाइएगा। मुकेश जी, दरअसल हम पाटलिपुत्र की जब बात करते हैं तो तर्क इस तरह के आते हैं। उत्तर बिहार में हर साल आती है बाढ़, तो हर साल एक मजबूत तर्क इनका रहता है जो बीते 70 वर्षों से चला आ रहा है, नेपाल नेपाल और नेपाल। खैर, नालंदा का हाल देख लीजिए, जहानाबाद का हाल देख लीजिए, दानापुर का हाल देख लीजिए, सिवान, छपरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर, जितने भी जिले हैं ये सब बारिश के कहर से डूब रहे हैं। दरभंगा का हाल देख लीजिए, मधुबनी का हाल देख लीजिए। तो सर, हम हर जगह गंगा से नीचे है क्या शहर? हर जगह तो गंगा है भी नहीं। जो विषय उठाया है आपने संजय जी, उसमें आप अगर अधिकारी पक्ष की बात करेंगे तो इन्हें अभी भी अपनी गलतियों का एहसास नहीं है और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग क्या होती है, नगर विकास क्या होता है, इसकी जानकारी इनको नहीं है। और ये कहते हैं कि हमारा कोई पंप काम नहीं कर रहा था, या हम कराएंगे, और या हम होगा, या हम मंगाएंगे, वाली बातें हो रही हैं। इन्हें ये पता नहीं है कि इनके राज्य में इनके मासूम जो लोग हैं, इनके आम जो लोग हैं, उसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। तो आम व्यक्ति की मौत भी इनको प्रभावित नहीं कर रही है। इससे शर्मनाक स्थिति किसी राज्य के लोगों के लिए, किसी राज्य के मंत्री के लिए और किसी राज्य की पूरी जो व्यवस्था है उससे बुरी नहीं हो सकती संजय जी। क्योंकि जिस बात का आपने जिक्र किया कि वर्षा हर एक बार आती है, गंगा में पानी हर एक साल बढ़ता है और आपको नेपाल से नदियों में पानी हर एक साल आता है, तो कमोबेश स्थिति ये होती है। तो आपकी तैयारियां उसी के आधार पे होनी चाहिए। मात्रा घट और बढ़ सकती है, किसी भी चीज का एक प्लस पॉइंट होता है और माइनस पॉइंट होता है कि ये ज्यादा से ज्यादा हो सकता है या कम से कम हो सकता है। इस स्थिति में सरकार की क्या तैयारियां होंगी अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों के लिए, जिससे कि आम लोगों को क्षति नहीं पहुंचे, जान माल की क्षति नहीं पहुंचे, उनके सामानों को क्षति नहीं पहुंचे, मवेशियों को क्षति नहीं पहुंचे। और जब बाढ़ आ गई तो उसके बाद की जो स्थिति है, जिसका जिक्र अभी दिखाया जा रहा था कि खटाल में किस ढंग से पशुओं की स्थिति है, तो वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है आपकी अर्थव्यवस्था का। तो कुल मिला के संजय जी, सरकार जो है ये वही कुम्हार की आप बात ले लीजिए, अगर वहां जाएंगे तो अगर आप देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम किस ढंग से काम करता था, ये सैकड़ों साल पहले की बात है, हजारों साल पहले की बात की स्थिति दिखाई जा रही है। तो आज क्या स्थिति है कि हमारे ड्रेनेज सिस्टम आधुनिक शहर होने के बावजूद भी काम नहीं कर रहे हैं। इसके 3-4 महत्वपूर्ण कारण है। पहली बात कि ठेकेदार, इंजीनियर और पॉलिटिकल नेक्सस, इसको जब तक मुख्यमंत्री ध्वस्त नहीं करेंगे, वो कितना भी कुछ कर लें, कितने साल भी कुछ कर लें, वो नहीं होगा और पानी नहीं निकलेगा। इसमें जो भी व्यक्ति चिन्हित होते हैं, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे उसमें राजनीतिक प्रश्रय देने वाला व्यक्ति हो, उसको चिन्हित किया जाए, उसको दंडित किया जाए।
हाँ, आपने देखा अभी कि राजीव नगर जो रोड है उसको काटना पड़ा, चूंकि ड्रेनेज सिस्टम का माध्यम था वो। तो इसी ढंग से अपार्टमेंट्स जो होंगे संजय जी, पूरे पटना में उन जगहों पे अपार्टमेंट बने हैं जहां से पानी का निकास होता था, जहां ड्रेनेज था। उदाहरण के रूप में गंगा के किनारे बड़े अट्टालिकाएं खड़ी हो गई हैं, मल्टी अपार्टमेंट, मतलब स्टोरेज अपार्टमेंट, 8-8, 10-10 मंजिल की अपार्टमेंट है। ये कैसे खड़ी हो गई? सरकार क्यों आंख मूंद के बैठी थी? नगर निगम क्यों आंख मूंद के बैठे था? तो पानी नहीं जा रहा है, वो पानी को रोक रहे हैं, सीवरेज के पानी को, बाकी पानी को जाने से रोक रहे हैं। तो बड़ी चूकें हुई हैं नगर विकास के कई सारे तत्वों को अगर आप लेंगे तो। और उससे भी ज्यादा जो बड़ी बात है कि अधिकारी और जो इंजीनियर वर्ग है, उस आज 7 दिन में लगभग लाखों करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन सरकार ने 10 ऐसे इंजीनियर को, चाहे जूनियर इंजीनियर हो, चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर हो, चाहे वो एक्सिक्यूटिव इंजीनियर, चिन्हित किया है कि इनके कारण या इनके कार्यकाल में जो ड्रेनेज बना वो गलत हुआ है, उसको चिन्हित करके सजा दी हो। तो पूरी तरह जो है वो स्थिति ये है कि किसी ढंग से लीपापोती हो, ठीक बात, प्रकृति पे बातें फेंक दी जाए और जनता को समस्या झेलना पड़ता है, ऐसा हो जाए। आप उदाहरण दे रहे हैं, गंगा का जलस्तर है पूरा जो हॉलैंड है संजय जी, समुद्र के नीचे है और वहां पानी नहीं आता है। तो उसको निकालने के लिए जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि ज्यादा हॉर्स पावर के इंजन पहले से यहां एलोकेट होने चाहिए थे, तो तीनों स्थितियों में ऐसा नहीं है कि मेट डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्शन नहीं किया था, उससे भी ज्यादा बुरी स्थिति होगी। सबसे विडंबना ये है बीमारियों से जूझना पड़ेगा और व्यवस्थाओं से जूझना पड़ेगा। समझ गया सर का समय। डॉक्टर संजय कुमार, दरअसल ऐसा भी नहीं है कि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान नहीं किया था। मौसम विभाग ने आज से 10 दिन पहले ही बता दिया था कि हैवी रेन होने की संभावना है और होगी। तो जब हमारा एक विभाग हमें चेतावनी दे रहा है तो हमको उस हिसाब से अपनी तैयारी पहले कर लेनी चाहिए थी। चलिए ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम तो आपका जो है वो है ही, तभी तो ये एक हाल है। लेकिन जो बाकी तैयारियां होती हैं, जो आज आप मंगा रहे हैं इस तस्वीर को देखने के बाद, वो यदि पहले से आप मंगा के रखते तो संभवतः और बेहतर नतीजे आते। डॉक्टर संजय कुमार, निश्चित रूप से बेहतर नतीजे आते। कि ये मानसून ट्रफ बन रहा है और ये मानसून ट्रफ जो महाराष्ट्र से चल रहा है, ये उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार के क्षेत्रों में भारी बारिश कराएगा। अब इसके बाद भी अगर इनकी व्यवस्था नहीं हो पाई तो इसमें समझ लीजिए कि सरकार कितना संवेदनशील है। दूसरी बात, ये 4,500 से लेकर 5,000 करोड़ का बजट हर साल नगर निगम का है। केवल 6 करोड़ इस साल नाले की सफाई के लिए बजट पास हो गया। ये पैसे जाते कहां से हैं? और आश्चर्य तो तब आपको होगा जब भारतीय जनता पार्टी के ही 2 मंत्री, ये सुरेश शर्मा जी कहते हैं कि नाले की सफाई हुई और रविशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि नाले की सफाई नहीं हुई। अब सोच लीजिए कि एक केंद्र के मंत्री एक राज्य के मंत्री को कह रहे हैं कि अगर नाले की सफाई होती तो ये स्थिति नहीं होती। और जो पुष्ट खबरें आ रही हैं कि 8 बड़े नालों की सफाई नहीं हुई जहां से पानी ड्रेन आउट होता था। छोटे छोटे नाले की भी सफाई कितनी ईमानदारी से की गई, इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। चौथी महत्वपूर्ण चीज कि जब बारिश होगी तो वाटर का जो लेवल है, मैं कई बार बताया हूं कि यह शहर जो है, यह शहर बसा हुआ है पूरब से पश्चिम। एक तरफ उत्तर में गंगा है, दक्षिण में पुनपुन है। तो ये जो पानी जो निकलता था, ये पश्चिम से ये पूरब होते हुए, सबको पता होगा पैनल में जितने लोग बैठे हुए हैं, वो इलाका जो जल्ला का इलाका होता था पटना सिटी का, उससे होते हुए पुनपुन में फिर डाइवर्ट कर जाता था। ठीक बात है कि उसको भर करके वहां पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं और अपार्टमेंट खड़े कर दिए गए। तो जब आपका ड्रेनेज पॉइंट को ही बंद कर दिया गया तो ये पानी तो यहीं रहेगा, पानी निकलेगा कहां? और रह गई बात कि आपके पास जो संप हाउस है, अब सोचिए कि संप हाउस ही पानी के नीचे है, तो कैसे वो संप करेगा पानी को? यहां पर भी है। दूसरी चीज, नगर निगम ने जो दावा किया कि हमने जो तो ये फंक्शनल नहीं हो रहा है जी। अब वो कब फंक्शनल होगा भाई? 3-3 किलोमीटर की पाइप खरीदी गई और इसके लिए बजाते नगर निगम ने पैसा निकाल दिया, और वो पंप कहां गया? वो डिवाटरिंग मशीन कहां है जहां से पानी को निकाला जा रहा है? तो ये सारे सवाल तब खड़े हुए जब प्रकृति इस तरह से बरसी। ऐसा नहीं है, अगस्त के महीने में भी 97 मिलीमीटर वर्षा हुई थी
और उस समय भी एक दिन के लिए अस्त व्यस्त पटना हो गया था। लेकिन चूंकि इस बार 48 घंटे की लगातार वर्षा हुई तो और दृश्य भयावह हो गया। तो सवाल यह होता है कि जो आपका बुडको है, जो आपका नगर विकास का जो ये विभाग है, जो आपका नगर निगम है, आखिर ये कहां है और क्यों लोगों को कहते हैं ठीक है प्राकृतिक आपदा आती है। मैं तो कल भी बोल रहा था, परसों भी बोल रहा था कि अगर 135 मिलीमीटर वर्षा हुई, ठीक है कि सारे पानी नहीं निकलेंगे, लेकिन 100 मिलीमीटर अगर निकल जाता तो 30 मिलीमीटर में लोगों को यह परेशानी नहीं होती कि लोग जो है वो अपने छतों पर से कह रहे हैं, घर से निकल कर कह रहे हैं कि एक बोतल पीने का साफ पानी तो दे दीजिए। पानी के बीच पूरी जिंदगी फंस गई है और पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा है लोगों को। राजेंद्र नगर और कंकड़बाग नहीं मामला है। बिल्कुल। संजीव, मैं आपके पास रुक करूंगा, कुछ और खबरें देख लेते हैं, जरा उस पर भी गौर फरमा लेते हैं। राज्य के बाकी हिस्सों की खबरें। भागलपुर में कोसी के प्रकोप से कई जगह बांध रिसाव हो रहा है। श्रीपुर, सकुचा, नगरा, बिंद टोली में लोग बांध के बचाव कार्य में जुटे हुए हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से उन्हें अभी तक कोई सुविधा नहीं दी गई है। स्क्रीन पर हम आपको 4 अन्य तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें नालंदा, भागलपुर, दानापुर और वैशाली की है। आप जहां भी देखेंगे कमोबेश एक जैसी तस्वीरें आपको दिखेंगी इस वक्त बिहार में। अब भागलपुर में बाढ़ की अभी क्या ताजा स्थिति है, इसके लिए हम चलते हैं अपने सहयोगी अनुज कुमार शिवलोचन के पास और जानते हैं ताजा हाल। तकरीबन भागलपुर का 16 प्रखंड में 15 प्रखंड अभी भी बुरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित है। भागलपुर से कहलगांव जाने का जो NH80 है वो कई जगह पे कटा हुआ है। पीरपैती इलाके का जो बाखरपुर क्षेत्र है वो पूरी तरीके से जलमग्न है। पीरपैती प्रखंड का लगभग दर्जनों गांव अभी भी जल प्लावित है। वही स्थिति सबौर का है। सबौर प्रखंड के इलाके का है। नाथनगर जहां विधानसभा उपचुनाव है उस इलाके में भी कमोबेश यही कहानी है। अगर नौगछिया का रुख करेंगे तो उस तरफ भी जो है खरीक है, देहपुर है, गोपालपुर है, इस्माइलपुर है, रंगरा है, ये तमाम इलाका जो है अभी भी बुरी तरीके से प्रभावित है। और खास बात यह है गंगा नदी के किनारे किनारे जो मजबूत तटबंध सरकार ने अरबों रुपये खर्च करके बनाए हुए हैं उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जिस वक्त पानी आया उसमें दरकाव शुरू हुआ था और अब जब पानी आहिस्ता आहिस्ता घट रहा है तो उसके कट धंसने की पूरी संभावना है। का वो बराज जहां दावा किया जा रहा हो कि 109 गेट खोला गया है और उसके बाद भी अगर मात्र 19 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा हो और जल जमाव लगातार पानी में बढ़ रहा हो, गंगा का जो वाटर लेवल है वो इलाके में अभी भी इस तरह से फैल रहा हो, तो इस बात पे शक है कि पानी का डिस्चार्ज करने की क्षमता फरक्का का कम क्यों है। एकमात्र जवाब यही है कि जो सिल्टेशन है, गाद का भराव है, उसकी वजह से पानी उसमें फ्लो होने के बजाय अगल बगल की आबादी में बह रहा है। यही सच है। सहारा समय के लिए भागलपुर से कैमरामैन विजय कुमार के साथ अनुज कुमार सिवलोचन। सिल्टेशन एक बड़ी समस्या है, क्योंकि कभी इस पर गौर नहीं किया गया। फरक्का ब्रिज बनने के बाद लगातार सिल्टेशन बढ़ता चला गया और जलस्तर जो है गंगा का जब भी इस तरह की तस्वीर आती है बढ़ जाता है, इन कारणों से भी, क्योंकि गहराई नहीं रह गई है। बहरहाल रुक करते हैं पूर्णिया का और जानते हैं हमारे सहयोगी संवाददाता राजेश शर्मा वहां क्या बता रहे हैं। कि केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को आश्वासन दिया है कि हर मौजूद मौके पर वो इसे मदद देंगे इस बाढ़ की विभीषिका से लड़ने के लिए। बिहार सरकार ने भी अपने जिला के तमाम पदाधिकारियों को कहा है कि आपदा प्रबंधन सदैव मुस्तैद रहे और किसी भी सूरत में आम जनमाल जनजीवन को किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं हो। प्राकृतिक आपदा है, इसमें आपदा में कुछ कष्ट तो होगी, लेकिन जहां तक संभव होगा जनजीवन को बचाने का प्रयास किया जाएगा। पूर्णिया डीएम का यह स्पष्ट कहना है कि हमारी आपदा प्रबंधन के विभाग सभी मुस्तैद हैं। वीडियो, सीओ, थाना स्तर के सभी लोगों को तैयारी कर ली गई। यहाँ पर लगभग 100 से अधिक नाव और बोट की संख्या है। एसडीआरएफ की भी टीम यहाँ पर मौजूद है। आवश्यकता पड़ी तो एनडीआरएफ की टीम लाई जाएगी, लेकिन ये तब होगा जब अगर 2008 या 2017 की तरह पूर्णिया और आसपास के इलाके में अररिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल में अगर फिर बाढ़ की स्थिति आ जाती है तो उससे पूर्णिया शहर भी अछूता नहीं रहेगा। पूर्णिया से सारा समय के लिए राजेश कुमार शर्मा। सीमांचल पर उत्तर बिहार के लिए हम रुक करते हैं। उधर तो उत्तर बिहार की आर्थिक राजधानी मुजफ्फरपुर में जल सैलाब से लोग जूझ रहे हैं। शहर की हर गली मोहल्ले में जल जमाव है। राहत की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। लोग किसी तरह जरूरी कामों को पूरा कर रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित दैनिक मजदूर हैं और छोटे दुकानदार जिंदगी को चलाने के लिए खुद ही दुकानों से पानी निकालने का काम में व्यस्त है। प्रशासन की तरफ से लोगों को उचित राहत नहीं मिल रही है।
लोगों में नाराजगी है। जल जमाव से बीमारी की आशंका भी बढ़ती जा रही है। लोग अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने हालात का जायजा लिया। जलमग्न पूरा बिहार हो रहा है इस वक्त, लेकिन वह भी जो है काफी मुश्किल लग रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना मुश्किल हो रहा है इस वक्त लोगों को। सड़कों पे गाड़ियां भी चल रही है, मिलना पड़ रहा है इस वक्त मुजफ्फरपुर। बताएं कि जो तस्वीर दिख रही है, चाहे पटना की बात करें या बिहार के दूसरे इलाकों की बात करें, वो सब परेशान करने वाली बात है। चलिए, गनीमत है कि अभी बारिश थमी हुई है, तो कम से कम आसमानी बारिश से लोगों को फिलहाल राहत मिली है। इधर एक और तस्वीर हम आपको दिखाए थे, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगातार हो रही बारिश और नदी के जलस्तर के कारण नारायणी नदी पर बने तिरहुत तटबंध की स्थिति जर्जर होती जा रही है। तटबंध जगह जगह धंसता जा रहा है। तटबंध के नीचे सुराग हो जाने से के कारण आसपास के गांवों में भी पानी प्रवेश कर गया है, जिस वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तटबंध पर मिट्टी भराई की आवश्यकता है, लेकिन विभाग के जरिए बालू भरकर बोरा रख दिया गया है। लोगों का आरोप है कि तटबंध की मरम्मती के नाम पर विभाग करोड़ों रुपए का घोटाला करता है। औरंगाबाद की यदि बात करें तो औरंगाबाद में भी लगातार हो रही बारिश के कारण मदार नदी में आई बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पुल नहीं होने से लोग जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार कर रहे हैं। अमरपुर के दर्जनों गांवों के ग्रामीणों को बाजार और बच्चों को स्कूल जाने में बेहद दिक्कतें हो रही हैं। जहानाबाद की बात करें तो वहां जहानाबाद में जल जमाव के कारण ट्रैफिक जाम से लोग जूझ रहे हैं। हम आपको शहर में 2 जगहों के हालात बता रहे हैं अपने संवाददाता पंकज कुमार के जरिए। अरवल से जोड़ती है। इस मुख्य सड़क का हाल है। इस सड़क की स्थिति यह है कि इस सड़क पर देख रहे हैं जल जमाव जो बना हुआ है, इससे एक भी वाहन पार नहीं कर रहा है। जो वाहन पार कर रहा है वह जान जोखिम में डाल करके उसके चालक वाहन को पार कर रहे हैं। जिला प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी अब तक कुछ नहीं कर पाई है। और यह नजारा जहानाबाद से अरवल जाने वाली NH 110 का है। और देखिए किस तरह से। तो हम समझते हैं संजीव, ये बताएं कि ओवरऑल जो सिचुएशन है वो तो डराने वाली दिख रही है, लेकिन अब डरने से तो बात बनेगी नहीं। केंद्र भी एक्टिव हो गया है और राज्य सरकार लगातार गुहार लगा रही है। राज्य सरकार भी अपने स्तर से फिलहाल एक्टिव नजर आ रही है। ये बात जरूरी है समझना कि वर्तमान को जैसे तैसे पहले सुदृढ़ करना पड़ेगा। उसके लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा है। एक दो बीमारी को लेकर भी लोगों को आशंका बढ़ती जा रही है, जिसका साइड इफेक्ट भी बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। तो और कुछ अपडेट आपके पास है? बिल्कुल सर, ये अपडेट की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार भी अब कहीं न कहीं सीरियस हुई इस मामले में, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने अब ये ठाना है कि युद्ध स्तर पर जो है जो लोग फंसे हैं उनको पूरी सहायता दी जाए। हमारे साथ सर कुछ लोग होंगे, वो उनसे भी हम कोशिश करते हैं बात करने की, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि हकीकत यही है। आपसे जरा हम जानना चाहेंगे कि क्या हकीकत है यहाँ की, आप लोग क्या देख पा रहे हैं, क्या सहायता मिल पा रहा है। जरा आप इधर आइए, क्या सहायता मिल पा रहा है? तो देख रहे पूरे पानी है, देखते हैं सहायता मिल पा रहा है सरकार से? कुछ नहीं मिल रहा है। जरा इधर आइए, आप लोग से भी हम पूछना चाहेंगे, क्या सरकार से सहायता मिली? जो इलाका ये जलमग्न है, सरकार से क्या सहायता मिल रही है अभी तक? सरकार से सहायता किसी को मिल रहा है तो जो रईस लोग उन्हीं को मिल रहा है। क्यों? सरकार तो दावा कर रही है कि सब कुछ मिल रहा है। सरकार दावा करने से नहीं होगा। हम आपसे भी जानेंगे, आप युवा है, झूठा है। क्या किस तरह की सहायता मिले? जरा नीचे आइए आप। किस तरह की सहायता? कोई सहायता हम लोग को नहीं मिल रहा है। सहायता जो भी मिल रहा है बड़े बड़े लोग को मिल रहा है। पानी निकालने के लिए मात्र एक जनरेटर। तो SDRF, NDRF तमाम टीम, आपके जो मुख्यमंत्री साहब है वो बार बार कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, मेरी जनता को सब तरह के मिल रही है सहायता। वो मुख्यमंत्री साहब गांजा पी के पड़े हुए हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आप और संसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पहली बात, क्योंकि परेशानी तो है, इसमें सरकार को और गौर करने की जरूरत है।
और सारा समय ऐसे शब्दों को खारिज करता है, खासकर संवैधानिक पद पर बैठे हुए या किसी के बारे में आपके मुख्यमंत्री है वो संसदीय भाषण। संजीव, हम आपके पास फिर रुक करेंगे और हम परेशानी को तो समझ सकते हैं, पर व्यवहार कुशल होना जरूरी है क्योंकि गरिमा का भी परिचय देना चाहिए। बहरहाल विनोद शर्मा जी, दरअसल ये चिंता बढ़ाती है क्योंकि आज बारिश थम गई है, जलजमाव तो बना हुआ है, संभव है कि 2-4-5 दिनों में पानी बाहर निकल भी जाए, लेकिन जो एक मेजर प्रॉब्लम्स आने वाली है बिहार में वो वाटर बॉर्न डिजीज को लेकर है और उसके लिए भी सरकार को एहतियातन पहले से बहुत तैयारी करने की आवश्यकता है। तो चुनौतियां हजार है साहब, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से प्राकृतिक आपदा के सामने सारी चीज छोटी पड़ जाती है, जो भी हम प्रयास करते हैं वो छोटा पड़ता है। लेकिन राज्य सरकार ने स्वास्थ्य शिविर का आयोजन शुरू कर दिया है। हर एक ब्लॉक वाइज आदेश दिया गया है जिलाधिकारियों को, ब्लॉक प्रखंडों जो ब्लॉक अधिकारी हैं कि तत्काल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करके जो भी जिस तरह की सहायता चाहिए स्वास्थ्य के लिए उनको दिया जाए और उसमें कोई कमी नहीं होगी। सरकार पूरी तरह से तत्पर है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री, लेकिन सरकार पूरी तरह से तत्पर है। तो हम यदि पटना की बात करें विनोद जी, तो अभी भी आपने देखा कि आम शहरी जो है वो कह रहे हैं कि सारी राहत जो मिल रही है वो मंत्री को, बड़े अधिकारियों को मिल रही है, आम आदमी तक वो राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही है या राहत के इंतजाम नहीं हो पा रहे हैं। तो सर, आम आदमी ये फील कर रहा है और आप दावे कुछ और कर रहे हैं। देखिए देखिए, पटना की आबादी, टाउन की आबादी करीब 20 लाख के लगभग है। तो आप समझ लीजिए कि 2 दिन में कैसे कोई भी टीम कहां से पहुंच जाएगी गली गली में। सारे पटना में पानी है, सारे गलियों में पानी है, कम या बेसी, तो समय लगेगा, ऐसा नहीं है। प्रयास किया जा रहा है नाव के द्वारा। हमारे स्थानीय कार्यकर्ता है, समाज सेवी हैं, एनजीओ के लोग लगे हुए हैं, सेना के लोग लगे हुए हैं, प्रयास में कमी नहीं है। लेकिन अभी कहीं नाराजगी होगी, ऐसे विपत्ति के समय में लोग नाराज होते हैं, लेकिन उन्हें धीरज रखना होगा, धैर्य देना होगा, सरकार को साथ देना होगा। और निश्चित रूप से हम दावा करते हैं कि 1-2 दिन के अंदर सारी व्यवस्थाएं सबके पास पहुंच जाएंगी। विजय जी, क्या जो दावे हैं विनोद शर्मा जी के और जिस तरीके से कह रहे हैं कि 1-2 दिन के अंदर तमाम व्यवस्थाएं आम लोगों तक पहुंच जाएगी जिन्हें इंतजार है कि उन तक राहत नहीं पहुंची है अब तक, तो क्या लगता है कि हमारे इंतजाम इतने माकूल बन चुके हैं अभी? संजय जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए, गांव में लोग रहते हैं तो आंगन से ही घर का पता लगाया जाता है कि जिस गांव में जिस घर कुछ तकनीकी बिहार में क्या स्थिति होगी आप सोच सकते हैं। जब राजधानी में सहायता नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उसको एक बोतल पानी नहीं दे पा रहे हैं, खाना नहीं दे पा रहे हैं, लोग त्राही मचा हुआ, तो पूरे बिहार की स्थिति को आप सोच लीजिए। मैं पूरे बिहार की बात करता हूं। यहां मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, सारे प्रशासन है, सारे मंत्री, सारे विधायक ही पड़े हुए हैं, लेकिन ये लोग घर से भी नहीं निकल रहे हैं। ये लोग पानी के नाम पर खुद घर में पड़े हुए हैं कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, तो ये जनता को क्या सहयोग कर सकते हैं। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि देखिए, हर साल कंकड़बाग हो, राजेंद्र नगर हो, कुछ इलाके निचली इलाका है, आज तक तो ठीक नहीं कर सके 15 साल के राज्य में, तो कम से कम ये पंप भी मंगा करे रखे। इनके मंत्री कहते हैं, नगर विकास मंत्री, कि चलिए अच्छा हुआ बारिश हुई, कल से धान को फायदा करेगा। ये मंत्री जी को ये पता नहीं, जब धान में पानी की आवश्यकता नहीं है, धान तो खत्म हो जाएगा, धान में गेहूं पानी लगेगा, जो भी धान पैदा लिया वो गल जाएगा। तो इसलिए इनके मंत्री जी का भी थोड़ा सा अभाव है। अब मुख्यमंत्री जी भी चुप लगाए हुए हैं, कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। अरे भैया, डबल इंजन की सरकार है। केंद्र यदि जब चाह जाएगी, सरकार जब चाह जाएगी, तो लोगों को घर घर ठीक, मैं समझ गया विजय जी, मैं आपको रोक रहा हूं, रुकिएगा। राहत सामग्री देने का काम करेंगे, लेकिन ये लोग झूठा सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, सिर्फ जनता के साथ ये लोग राजनीति कर रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर संजय कुमार, दरअसल परेशानी इस बात को लेकर ज्यादा दिख रही है इस वक्त कि मान लीजिए 2-4-5-10 दिन में पानी बाहर निकल जाएगा, लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि हमारा हेल्थ सिस्टम कितना दुरुस्त है, क्योंकि हेल्थ सिस्टम ही पानी में डूबा हुआ है अभी भी।
तो फिर हम किस तरीके से वो जो वाटर बॉर्न डिजीज की आशंका बढ़ती है, उसमें कई सारी महामारी फैलने का भी डर रहता है। सरकार को उस चुनौती का सामना करने के लिए भी पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। क्या लगता नहीं ऐसा आपको? डॉक्टर संजय कुमार। नहीं, बिल्कुल लगता है, क्योंकि वाटर बॉर्न डिजीज ही नहीं, वेक्टर बॉर्न डिजीज की भी संभावना है। क्योंकि ऐसे ही पानी में तो मच्छर जो है वो ब्रीड करते हैं ठहरा हुआ पानी में, और वो चिकनगुनिया और डेंगू और मलेरिया जो इस समय है वो बहुत तेजी से स्प्रेड करेगा। तो कैसे उस पानी को डिटॉक्सिफाई करेंगे, जो ठहरा हुआ पानी है, पहले 3 से लेकर के 6 दिन में उसको ड्रेन आउट करें। दूसरी बात, ये पानी के साथ कीचड़ भी बहुत है, तो उस कीचड़ में भी बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया डेवलप करते हैं, बहुत सारे ऐसे फंगस डेवलप करते हैं, बहुत सारे ऐसे वायरस डेवलप करते हैं जो व्यक्ति को असमय जो है वो शिकार बनाते हैं। अब डायरिया की संभावना है, डिसेंट्री की संभावना है जो इस पानी से ये होगा। अब चूंकि लोगों को पीने का पानी तो मिलेगा नहीं, तो कहीं न कहीं से ये जो ठहरा हुआ पानी है वो शिफ्ट करेगा, और उससे जो लोग पिएंगे, तो ठीक आप बता रहे हैं कि वाटर बॉर्न डिजीजेज होने की संभावना उनको सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इस पानी को जो निकालें, ड्रेन आउट करें, और जो पानी है, जो सोर्सेज है उनको पीने का, उसको डिटॉक्सिफाई करें, ताकि वह असमय इन बीमारियों का, हेपेटाइटिस का, जॉन्डिस की बहुत बड़ी शिकायत आने की संभावना है, खास करके हेपेटाइटिस ए और ई, इसी तरह के पानी से वो डेवलप करता है। तो सरकार के सामने तो चुनौती है। अब इसको कैसे डिटॉक्सिफाई करती है सरकार, कैसे, एक तो कि 3 से लेकर के 1 सप्ताह जो एक टाइम फ्रेम रखी है सरकार कि हम इसमें ड्रेन आउट कर लेंगे। अगर ये पानी निकल जाता है, उसके बाद जो कीचड़ है, और कीचड़ को डिटॉक्सिफाई कैसे करती है, फिर कैसे केरोसिन तेल या कैसे उस पर ये छिड़काव करती है जिससे उस पर जो स्प्रेड करेगा बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, इसको वो खत्म कर सके, ताकि लोगों को असमय जो बीमारी फैलेगी, और बीमारी ही नहीं फैलेगी, इस तरह की स्थितियों में महामारी फैलती है, एपिडेमिक सिचुएशन होता है, और एपिडेमिक सिचुएशन से भी सरकार बिल्कुल ये आशंका बलवती सिर्फ इसलिए होती जा रही है क्योंकि लगभग पूरे बिहार में तस्वीर बहुत डराने वाली है। जी बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं कि ये भयावह तस्वीर आने वाले समय के लिए भी इशारा कर रही है, और सरकार को इसके लिए बहुत ज्यादा तैयारी करने की आवश्यकता है। कम से कम हम एक चीज से तो सबक ले ही सकते हैं। चलिए, जल जमाव हर जगह देखा जा रहा है, तो अब संभवतः व्यवस्था सोचे और जागे, क्योंकि व्यवस्था ही डूब गई। हमारी सरकार और हमारे मंत्री खुद फंसे पड़े रहे, तो अब उन्हें इस दर्द का एहसास जरूर होगा मुकेश जी कि लगता है कि अब बेहतर टाउनशिप प्लानिंग की आवश्यकता है, और उसको लेकर अब कोई कोताही बरतने की जरूरत नहीं है। एक तो ये, दूसरा हेल्थ सिस्टम किस तरीके से तैयार रहे उन तमाम चैलेंजेस को फेस करने के लिए। ये दोनों मेजर चैलेंज गवर्नमेंट के सामने है मुकेश जी, किस तरीके से हैंडल होना चाहिए? संजय जी, जो अभी हम और हमारे आम लोग जिस ढंग से जिस त्रासदी को झेल रहे हैं जल जमाव के कारण में, बाढ़ के पानी के कारण में, वो तो एक स्थिति है, और वो स्थिति जो दूसरी स्थिति जो उससे भी ज्यादा दूरगामी परिणाम देगी, आम लोगों के जीवन को बदलने में, दुखदायी बनाने में, त्रासदीपूर्ण जीवन का जो असर उनके होगा वो ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई पड़ रहा है। वहां सरकार को ज्यादा चिंता करनी है और ज्यादा अच्छी योजना को लेके उसको जमीन पर उतरना है। पहली योजना जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में होनी चाहिए, क्योंकि जो आपका अभी स्कूल का पैटर्न जो है उसमें आधा समय गुजर चुका है, और तैयारियां बच्चों की पढ़ाई की वो लगभग आधी भी नहीं हुई होगी, और अब ये त्योहार का समय है। और जो आपने बाढ़ की स्थिति दिखाई और इसकी भयावहता दिखाई, तो सारे स्कूल जो है जो दूर गांवों के स्तर पे है, जो दूर दराज में है, उसे बाढ़ का पानी आया होगा, तो वहां वो स्कूल जो है पूरी तरह प्रभावित हुआ होगा। उसको ठीक होने में कम से कम 1 महीना समय अगर लगेगा, तो पूरा महीना, ये साल लगभग निकल जाएगा, बच्चों की शिक्षा पे असर पड़ेगा। तो पहली चुनौती सरकार की है कि ये गरीब के बच्चे हैं, आम लोगों के बच्चे हैं, गरीब के बच्चे बड़ी मुश्किल से पढ़ने आते हैं। अगर उनके जीवन में अगर ये 1 साल का ब्रेक आ जाता है, तो पूरा उनकी पूरी यानी कि मल्टी चैलेंजेज हैं, और इसको लेकर सरकार को सिर्फ एक पक्ष पर नहीं, कई पक्षों पर विचार करने की आवश्यकता है। जी, दूसरी चीज है कि त्योहार का समय है, तो बेसिक फूड आइटम्स जो है, या जो जैसे शुगर फॉर एग्जांपल, चीनी जो है उसकी उपलब्धि नहीं हो रही है, कालाबाजारी हो रही है, ग्रामीण अंचलों में कालाबाजारी हो रही है। तो ये जो है कियासन तेल है, चीनी है,
नमक है, माचिस है, ये सारी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो लोगों को सरकार अपनी व्यवस्था से लोगों को तक गांव के स्तर पे, मेरा कहना है कि शहर में तो आपने वो कुछ दिखलाया, लेकिन ग्रामीण स्तर में, चूंकि हमारा अभी भी पूरा जो राज्य है वो ग्रामीण स्तर का राज्य है, तो वहां पहुंचनी चाहिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज दिखाई दे रही है संजय जी, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो शहर के स्तर पे तो मेडिकल आप फैसिलिटीज दे सकते हैं या करा रहे हैं, लेकिन मोबाइल वैन्स जो हैं वो गांव-गांव तक पहुंचे, और विशेषकर जो महिलाएं हैं जो विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हैं, या जो बच्चा उनको होने वाला है, या लड़की छोटी-छोटी बच्चियां हैं उनको और दूसरे रंग की परेशानियां हैं, या बच्चे हैं, नवजातों के लिए और महिलाओं के लिए मोबाइल वैन्स कंप्लीटली एक पूरी यूनिट जो लगभग 100 यूनिट लगभग, मतलब मेरे हिसाब से पटना जिले के लिए होनी चाहिए, और ये 7 दिनों के अंदर में सभी जगह पहुंचे और लोगों को चिन्हित करे और उनको जो भी सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो देनी चाहिए। और चौथी बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई पड़ रही है कि एक समन्वय का अभाव दिखाई पड़ रहा है संजय जी। सरकार जो भी बातें कर ले, एक समन्वय का अभाव जो गैर सरकारी संस्थाओं और सरकारी संस्थाओं में है उसको जोड़ के और ये इसको जमीन पर उतारना चाहिए, क्योंकि सचमुच ये प्राकृतिक आपदा है, ये बिहार के लिए विपरीत परिस्थिति है और इसमें राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। समस्याओं का निदान सभी लोग मिलकर आम लोगों तक पहुंचाएं और इस त्योहार को, जो चूंकि पूरा त्योहार का समय है, इसमें लोगों को कोई असुविधा नहीं हो और उनकी जान माल को क्षति। ठीक सर, बहुत शुक्रिया मुकेश जी आपका, बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय कुमार, बहुत धन्यवाद संजीव आपका अपडेट देने के लिए, बहुत धन्यवाद विजय यादव जी आपका, और बहुत धन्यवाद सत्ता पक्ष की राय रखने के लिए विनोद शर्मा जी आपका। लेकिन कुछ और तस्वीर से हम आपको रूबरू करा दें कि बाढ़ के बीच दूसरे तरह की चिंता की तस्वीरें भी हैं। जहानाबाद में सभी नदियां उफान पर है, लेकिन इस बीच कई तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। बच्चे उफनती नदी में स्टंट करते नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन लोगों से नदियों और निचले इलाके से दूर रहने की अपील कर रहा है। बावजूद इसके मखदुमपुर प्रखंड के NH 83 पर नदी पर बने पुल से बच्चे और कुछ युवक स्टंट कर रहे हैं, जिससे जान का खतरा बना रहता है। तो कृपया ऐसे स्टंट से बचें और जान जोखिम में न डालें। ये तस्वीर वाकई बच्चों को या युवकों को क्योंकि इस भयावहता को और अपनी जिंदगी में भयावह न बनाए, इसके लिए भी आपको इस तरह के स्टंट से बचने की आवश्यकता है। खगड़िया की बात करें तो वहां पिछले 5 दिनों से हो रही बारिश के चलते पूरा शहर जलमग्न हो गया है। आम लोगों को अपने घरों से निकलने के लिए काफी मुश्किलें हो रही हैं। खगड़िया में लगातार हो रही बारिश के चलते मौसम विभाग ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले में गंगा बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण नगरवासियों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। नालंदा का हाल जानिए। यहां 3 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण इलाके के कई गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। इन इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सोहसराय इलाके के कई घरों में बाढ़ का पानी घुस आया है और कई लोग उसमें फंसे हुए हैं। घरों की छतों पर आशियाना बनाकर जैसे तैसे रहने को लोग मजबूर हैं। दर्जन भर लोग और बड़ी संख्या में मवेशी बह गए हैं। सांसद कौशलेंद्र कुमार ने इलाके का जायजा लिया और माना कि 10 साल में इस बार हालत ज्यादा खराब है। समस्तीपुर के लोगों को बाढ़ के बाद बारिश से दोतरफा मार झेलनी पड़ रही है। मोहिदुद्दीन नगर, पटोरी और मोहनपुर की 17 पंचायत में पहले से ही बाढ़ की त्रासदी है। वहीं पिछले 5 दिनों तक हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे जिले के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बाजार से लेकर लोगों के घरों तक पानी प्रवेश कर चुका है। हालांकि बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे नीचे भी उतरने लगा है, फिर भी गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो समय शिखर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप जरूर सतर्क रहें और इस बात का जरूर ख्याल रखें कि कम से कम स्टंट न करें नौजवान, युवा या बच्चे, क्योंकि एक दूसरे की मदद करने की आवश्यकता है। इस वक्त उस तरह का मनोरंजन न दिखाएं जिससे कि आपकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।